नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिनेमास्कोप फिल्म की बात में। मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में प्रदर्शित मल्टीलिंगुअल फिल्म जय भीम की, जो कि जस्टिस के चंद्रू के जीवन पर आधारित है। इस चर्चा को आज लीड कर रहे हैं प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक एवं लेखक पंकज शुक्ला। साथ ही पैनल की शोभा बढ़ा रहे हैं अभिनेता और पॉडकास्टर अरुण कालरा, फिल्म लेखिका प्रतिमा सिन्हा, फिल्म समीक्षक हिमांशु जोशी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस फिल्म की तेलुगु वर्जन के लिरिक राइटर नरसिम्हन मुरुगटूर। संचालन कर रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के प्रमुख संपादक एवं गीतकार सजीव सारथी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्म की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव और हार्ड हिटिंग फिल्म है जो अभी रिसेंटली अमेजॉन प्राइम पर आई है। फिल्म का नाम है जय भीम और फिल्म में सूर्या और लिजिमोल जोस की प्रमुख भूमिकाएं हैं। फिल्म एक बायोग्राफिकल फिल्म है जो जस्टिस के चंद्रू के लाइफ पर बनी है। मूल रूप से ये तमिल में बनी है, लेकिन तेलुगु, मलयालम और हिंदी में इसको डब किया गया है, यानी कि एक वाइडर ऑडियंस तक इसको पहुंचाया गया है। मतलब पैन इंडिया ये लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट काफी डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, तो इस पर काफी चर्चाएं भी हो रही है और इसी उद्देश्य से मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्मों की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। तो पंकज जी आज हमारे साथ हैं और हमारे पैनल में अरुण जी हैं, एवान जी हैं, हिमांशु जी हैं, प्रतिभा जी हैं, प्रतिमा जी भी हमारे पास अभी रिसेंटली जुड़ेंगे हमसे। तो मैं पंकज जी का परिचय आप लोगों से थोड़ा सा करा दूं। पंकज जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फिल्म समीक्षक हैं अमर उजाला के, और ये अगर कहें तो बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी करी हैं जो शायद पहले किसी ने नहीं करी। लाइक बहुत सारे इन्होंने वीडियोस, मतलब एक शोज जिसे कहते हैं ना, फिल्म बेस्ड शोज जो हैं, उसके जनक ये कहे जा सकते हैं। इन्होंने काफी सारे, जैसे आपने शायद जरूर देखा होगा, एक बहुत ही फेमस इनका शो आता था फिल्मों के ऊपर ही, मुझे अभी एकदम नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप जी पे वो प्रोग्राम आया करता था। और इसके अलावा बॉलीवुड जी हाँ बॉलीवुड की बात। और इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड के ऊपर भी हमारे फिल्मों में, बॉलीवुड मतलब हिंदी अखबारों में उन्होंने लिखा है इसके ऊपर, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। एक फीचर फिल्म भी इन्होंने बनाई है, भोजपुरी शायद, और मोहल्ला अस्सी जैसी फिल्मों के लिए ये क्रिएटिव कंसल्टेंट रहे हैं। तो बहुत ही सीनियर और बहुत ही सुलझे हुए बहुत बढ़िया राइटर हमारे साथ आज हैं। तो हम ये जो चर्चा है इसकी शुरुआत मैं पंकज जी से ही करूंगा। आज के हमारे लीड स्पीकर भी यही हैं। तो पंकज जी, ये जो फिल्म है जय भीम, इसके ऊपर भी आपने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस फिल्म के बारे में जो आपके विचार हैं आप उससे बताएं, हमारे पैनल के बाकी लोगों को साथ शेयर करें ताकि हम उस फिल्म के ऊपर और चर्चा कर सकें। जब मुझे लगा कि इस फिल्म को देखना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए, तो मुझे तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये एक वकील की बायोपिक है या जो बाद में जस्टिस बने मद्रास हाईकोर्ट की, उनकी बायोपिक। मैंने फिल्म देखनी शुरू कर दी उत्सुकतावश, और जैसे जैसे मैं फिल्म देखता गया, शुरुआत से ये फिल्म आपको ग्रिप करती है कि मतलब जो ऐसी बातें हैं, अगर आप कहें कि किसी राज्य में आज भी लोग चूहे पकड़कर खाते हैं तो शायद वहां की राज्य सरकार आपको देशद्रोह के जेल आरोप में जेल में भी डाल दे। लेकिन हालांकि कहानी 95 की है, लेकिन एक बात जो कहनी है, कोई निर्देशक इतनी हिम्मत जुटा के कह रहा है कि जिस राज्य में अभी एक फिल्म बनी थलाइवी जयललिता के ऊपर, जयललिता उन दिनों वहां की मुख्यमंत्री थी। फिल्म में एक प्रसंग भी आता है कि जो सोलिसिटर जनरल है राज्य का, वो कह रहा है कि सीएम मैम ने मुझे जो है टिकट के लिए, चुनाव के टिकट के लिए मेरा नाम फाइनल किया है। तो हालांकि पॉलिटिकल वो उसमें नहीं गए निर्देशक जो है टीजे ज्ञानवेल, लेकिन जो कहानी है एक वकील की, उसका जो डीएनए है कि जुडिशियल सिस्टम का आदमी, उसको सिर्फ अपना जो उसका मुवक्किल है उसकी पैरवी करनी थी। लेकिन चूंकि सिस्टम फेल हो रहा है, पुलिस का सिस्टम फेल हो रहा है, आसपास की बारी सामाजिक व्यवस्थाएं फेल हो रही है, तो वकील कोर्ट के बाहर जाकर के सबूत जुटा रहा है और सारी चीजें कर रहा है, और अपने कैसे उसको साबित करता है। जो हैबियस कॉर्पस ने दाखिल की है अदालत में,
उसके चारों तरफ जो बन रहा है ताना बाना, उसमें वो कैसे काम कर रहा है, ये बहुत ही दिलचस्प है। और दूसरा उसका सामाजिक संदर्भ इस बात पे है कि हमारे यहाँ दलितों और शोषितों की और वनवासियों की, आदिवासियों की बातें बहुत होती हैं, लेकिन उनके बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, अभी जो भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों को दिए गए जो जाके ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। जी जी। यह फिल्म भी वही एक बात दिखाती है, ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं। और तमिल सिनेमा या तेलुगु सिनेमा या मलयालम में जो फिल्में बनती हैं, वो फिल्में शायद हिंदी सिनेमा बनाना भूल गए। ऐसा नहीं हमारे यहाँ बनती नहीं थी, हिंदी सिनेमा में भी बहुत ही समाज की जुड़ी हुई फिल्में बनी है, बहुत विचारोत्तेजक फिल्में बनी है। लेकिन पिछले 10-12 साल से जो एक हिंदी सिनेमा में परिवर्तन आया है कि जो उनकी जो पूरा जो उनका हिंदुस्तान है, वो अंधेरी से लेके विरार या मीरा रोड तक के सिमटता जा रहा है। उसके बाहर निकलते नहीं, उसके बाहर उनको ज्ञान उतना ही जो उनको आगे बताया जाता है। इस फिल्म के जो निर्देशक है टीजे ज्ञानवेल, हफ्तों तक रहे हैं। जो जस्टिस चंद्रू है, उन्होंने हफ्तों तक उनके साथ बातें की हैं, सब सवाल उनसे बातचीत की है, कैसे फिल्में कैसे रहे, क्या किया। तो रिसर्च भी इसमें दिखती है। जो लिजामोस का करेक्टर, लिजामोस जो उसने करेक्टर करके दिखाया है, आप देखिए, वो एक पीड़ित महिला है, गर्भवती महिला है, और उसका जो दर्द उसके चेहरे पे झलक के आता है, लिजामोल जोस का, वो आसान नहीं है दिखाना। और के मणिकंदन जो उसके पति के रोल में है, वो मतलब जो हर हर कलाकार, आप राजिशा को ले लीजिए, राव रमेश को ले लीजिए, प्रकाश राज, मतलब प्रकाश राज को नॉर्मली लोग विलेन के तौर पर देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में लगता भी है कि कोई दबंग पुलिस ऑफिसर होगा, लेकिन जो उनका टर्न अराउंड है, किसी भी अच्छी कहानी में सबसे बड़ी चीज होती है उसके जो मुख्य किरदार कहानी शुरुआत कर रहे होते हैं, उनका रोल रिवर्सल क्या होगा इंटरवल के बाद, या जो कहानी का जो थर्ड चैप्टर आएगा, तीसरा अध्याय आएगा। तो जो रोल रिवर्सल इसमें है, वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही दिलचस्प है। और फिल्म को जो सबसे ज्यादा मदद मिलती है, वो इसकी टेक्निकल टीम और सारे सपोर्टिंग कास्ट से। जो सूर्या है, वो तो खैर बेहतरीन कलाकार है ही, लेकिन मैं बार बार इसीलिए बात करता हूँ कि ये जो इसके फिल्म के साथी कलाकार हैं, आप लुजोमोल जोस को इस फिल्म से हटा दीजिए, फिल्म कुछ नहीं है। आप के मणिकंदन को इस फिल्म से हटा दीजिए, फिल्म बैठ जाएगी। राव रमेश भले उसमें एक सरकारी वकील की भूमिका में सोलिसिटर जनरल है उसके, लेकिन उनको हटाएंगे तो फिल्म फिर गड़बड़ाती है। प्रकाश राज का तो एक जो कभी हुआ करता था ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा में होता था कि हर छोटे छोटे से बड़े किरदार का उसका एक महत्व होता था फिल्म की कहानी को गढ़ने में। जो भी एक सुंदर इमारत बन रही है, उसमें उसकी दीवारें जितनी महत्वपूर्ण है, नींव जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण से खिड़की, दरवाजे और जो हैंडल बेलन जो भी सब है। तो वो एक बैलेंस जो टीजे ज्ञानवेल ने बनाया है इसमें, बहुत ही खूबसूरत है। और हालांकि मैंने, चूंकि मैं जिस भाषा की फिल्म उसी भाषा में देखता हूँ, तो मैंने हिंदी में ही देखी, मैंने तमिल में ही देखी, लेकिन मुझे लगा कि इसका संगीत जो है वो बहुत ही अच्छा है, जिसको सपोर्ट करता है, इस फिल्म को सपोर्ट करने वाला इसका संगीत है। गाने में भावनाएं समझ पा रहा था कि भावनाएं क्या हैं। तो जितना भी पेनफुल है, जो भी उसका एक्सप्रेशन आते हैं लिजामोल बोस के, वो जो है उसको प्रकट करने में उसकी संगीत ने काफी मदद की उसको। और कैमरा कैमरा वर्क इसका काबिल तारीफ है। मतलब शुरू में आपको लगता है कि शुरू के 15-20 मिनट थोड़ा सा फिल्म लगती है कि आप तटस्थ होकर देख रहे हैं, आपको लगता नहीं है, लेकिन एक बार जैसे सूर्य पर्दे पर आते हैं, उसके बाद जो कैमरा जो टेकिंग है, शॉट टेकिंग, वो धीरे धीरे जो है व्यूअर है उसको सिनेमा का पार्ट बना देती है। फिर आपको लगता है कि आप कैरेक्टर्स के साथ साथ घूम रहे हैं, जहां जहां ये लोग जा रहे हैं वहां वहां आप भी जा रहे हैं। तो वो एक जो फील आता है वो बहुत ही दिलचस्प है। बाकी हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस सामाजिक ताने बाने में ये फिल्म बनी हुई है और जो ये फिल्म कहना चाहती है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और जो बायोपिक जिसकी हम करते हैं, जो बायोपिक बननी चाहिए, हिंदी सिनेमा में इन दिनों हैजियोग्राफी फिल्में बन रही है। हैजियोग्राफी मतलब जिसमें कि किसी एक चीज का बहुत ही एक ही पक्ष बोला जाता है, उनकी मान पूरा पूरा जो है उनकी बड़ाई की जाती है, एक तरफा बड़ाई। जो मानवीय पक्ष है वो नहीं दिखाया जाता है। होना ये चाहिए कि तटस्थ होकर किसी भी किरदार पे जब फिल्म बने तो उसकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों निकल के सामने आनी चाहिए। अगर वो गुस्सैल है तो वो भी दिखना चाहिए, अगर वो जिद्दी है वो भी दिखना चाहिए। वो कोर्ट में लड़ाई कर रहा है, लेकिन अगर वो मान लो वामपंथ विचारधारा का है तो वो भी दिखना चाहिए। तो एक जो भी है उसमें पॉलिटिकल, हालांकि वो है नहीं, टीजे ज्ञानवेल उसमें जब जयललिता मुख्यमंत्री रही होंगी तो उनकी क्या क्या रहे होंगे, क्यों जो डीजी है वो इतने दबाव में था, क्यों सोलिसिटर जनरल इतने दबाव में था, वो थोड़ा सा आता तो और बेहतर होता। लेकिन अपने आप में एक फिल्म, संपूर्ण फिल्म बहुत दिन बाद हम लोग को देखने को मिली, जिसको आप लगातार ओटीटी पे फिल्म लगातार बैठ के देख सकते हैं। सुजीव जी पंकज जी, आपने काफी अच्छी तरह से समअप किया इस फिल्म को। वाकई वाकई बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है ये। और मैंने जब ये फिल्म देखी तो
सच बताऊं तो मुझे मतलब 15-20 मिनट तक तो मैं फिल्म देखने के बाद एकदम बैठा ही रहा कि ये मैंने क्या देखा। मतलब अभी रिसेंटली हमने सरदार उधम पे भी चर्चा करी थी, तो वो भी मुझे कुछ इस तरह की फिल्म लगी थी। तो बहुत ये अच्छी बात है कि हम बैक टू बैक ऐसी फिल्में देख रहे हैं जो सिनेमैटिक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सजीव। जो सिनेमैटिक रूप से एक बहुत अच्छी फिल्म मुझे लगी, दोनों ही फिल्में, बल्कि सरदार उधम और जय भीम दोनों ही। पंकज जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब ये आपने कहा कि वामपंथी विचारधारा की जहां बात होती है, तो हम देखते हैं कि जहां पे सूर्या एक ऑफिस दिखाते हैं, उस ऑफिस के ऊपर एक कार्ल मार्क्स की प्रतिमा लगी होती है, और हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो अंबेडकर को फॉलो करते हैं, बुद्धा को फॉलो करते हैं। तो ये भी मैंने कहीं सुना है कि जो एक्चुअल चंद्रू जी थे, उन्होंने खुद एक बात कही थी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसको उसने मेरी मदद करी है अंबेडकर को समझने में। लेकिन इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है नेट पे कि जब अंबेडकर और मार्क्सवादी विचारधारा में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, दोनों को मिक्स करके दिखाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी कुछ कहिए कि ऐसा इस तरह की कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जा रही है बेकार की। मुझे लगता है कि इसमें विवाद का कोई विषय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति है वो दूसरों की विचारधाराएं जरूर पढ़ता है। जी जी जी। अभी ये हुआ है हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में कि व्यक्ति जो है किसी कट्टरवादी हो गया या उसने दक्षिण पंथ अपनाया तो फिर कुछ बात दूसरी की सुनता नहीं है। अगर आप ये देखेंगे, हम हमारा जो रहा है एक सनातन धर्म या जो भी कह लें, भारतीय जो सभ्यता है, जो परंपरा है, वो सारे विचारों का सम्मान करती है। चीनी यात्री हुएनसांग भी आता है, उसको भी यहाँ प्रश्रय मिलता है। कोई भी बाहर से है उसको कभी दुत्कारा नहीं गया, और हम सबकी बात सुनते हैं। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि सुनो सबकी करो अपनी, लेकिन आप जब तक दूसरे की सुनेंगे नहीं तो उसका पक्ष नहीं जानने को मिलेगा। तो मुझे लगता है अम्बेडकर जिस तरह के वकील थे, जो विदेश में पढ़ के आए थे, तो उन्होंने जरूर सारी विचारधाराएं पढ़ने की कोशिश की होगी। अपनी विचारधारा पे आने से पहले विचारों का मंथन तो व्यक्त करता ही है, उसके विचार कैसे निकल के आएंगे उसको जानना पड़ेगा। उसको अपनी बात कहनी है तो उसको पहले ये समझना पड़ेगा बाकी लोग क्या कह रहे हैं। तो उसमें अगर अम्बेडकर ने विचारधारा अपनाई या चंद्रू ने विचारधारा अपनाई, उसमें कोई, मुझे लगता है, कोई आपत्ति का विषय नहीं है। उन्होंने अगर कहीं से कोई अच्छी बात है तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, हम चाहे बाइबल पढ़ें या कुरान पढ़ें या गीता पढ़ें, जहां जहां अच्छी हैं। जी। अभी कहीं में धर्म की चर्चा हो रही थी तो उसमें मैंने देखा कि धर्म और उपासना पद्धति में बहुत फर्क होता है। धर्म है जो हमारा किरदार चंद्रू निभा रहा है, मानव धर्म, दूसरे की मदद करना, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो सबसे बड़ा धर्म मानवता का वही है कि दूसरे का हित कितना कर सकते हैं, वही है। बाकी सारी चीजें तो सिर्फ विवाद खड़ा करना या जो भी है वो, उससे कोई लेना देना है नहीं। उसमें विवाद तो इस बात पे हो गया कि प्रकाश राज का किरदार एक आदमी को थप्पड़ क्यों मार देता है, वो हिंदी बोल रहा है। उस पूरे सीन का जो मंतव्य है वो ये कहना चाह रहा है कि जो सामने आदमी जिससे पूछताछ चल रही है, प्रकाश राज चूंकि तमिल पुलिस ऑफिसर है, उनको हिंदी नहीं आती, तो हिंदी बोल करके उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थप्पड़ मारता, तुम्हें तमिल आती तमिल बोलो। लेकिन उसका विवाद कुछ और ही बना दिया गया। सजीव जी पंकज जी, ये एक ट्रेंड हमारे यहाँ देखा जा रहा है, कई सारी फिल्मों को इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जबकि बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि जो चंद्रू जी जो हैं वो एक सबसे बड़ा धर्म निभा रहे थे, जो धर्म मानवता का है। बहुत ही सही बात आपने कही पंकज जी। तो पंकज जी, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जो हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके भी हम विचार एक एक करके सुनते चलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिमा जी तो अभी हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़ेंगी, तो मैं पहले अरुण जी के पास आता हूँ। तो अरुण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ये फिल्म अगर आपने देखी है तो इस फिल्म के बारे में अपने विचार रखिए। नमस्कार सर, ये फिल्म मैंने देखी और वो देखने के बाद में, जैसा कि सजीव जी आपने बोला कि बैक टू बैक मतलब ऐसी पिक्चरें देखना जो कि मतलब जिसका कंटेंट जो है, जिसका जो हार्ट है वो एकदम राइट प्लेस पे हो, ऐसा देख के पिक्चरों को देख के बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि इस तरह की बात जो है कोई कह रहा है आज की तारीख में भी। नहीं तो यूजली क्या होता है कि मतलब जो पॉपुलर एंटरटेनमेंट के लिए लोग फिल्में बनाते हैं और उसको आगे लेके जा रहे हैं, और वही चीज़ हमें बार बार देखने को मिलती है, और कोई इशू बेस्ड चीज़ें हमारे को देखने को मिलती नहीं है। तो ये जो पिक्चर देखी तो इसके अंदर बड़े दिन मतलब काफ़ी उसके बाद में ऐसा लगा कि हाँ, कि भाई फिल्म में भी इतने कमर्शियल वेंचर में भी ऐसा है कि आप ये इस तरह की बात जो उन्होंने बताई कि दलितों को किस तरह से कास्ट के लिए किस तरह से मतलब कितना वो करना पड़ता है, सहना पड़ता है, और कितनी बोल्ड चीज़ उन्होंने दिखाई कि मतलब जो दलित है उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया, और जो
ऊंची जात के हैं उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो अपने आप में एक बहुत बहादुरी की बात थी, क्योंकि आज के दौर में तो नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या नाम, एक सेकंड सर। मतलब किसी 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 का भी आप एक किसी जाति का नाम ले लेंगे तो वो जाति मतलब पिक्चर को रोक देगी, कि उसी वो ही एजिटेशन करने आ जाएंगे कि ये ऐसे कैसे है। तो इसके अंदर तो वो जो पहला ही सीन है उसके अंदर जो जिस तरह से वो अलग करते हैं कि तुम कौन सी जाति के, उसमें वो जो बड़ी जातियां बताते हैं, तो उस तरह से वो जो उन्होंने किया। तो खैर ये सारी जो अच्छी बातें हैं वो तो है ही, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड द होल टीम। बस एक चीज है जो थोड़ी सी मैं कंट्रोवर्सी मेरे को लगा कि उससे क्रिएट होगी, या मैं करूंगा अगर मेरे को ये लगा। पता नहीं आप सब लोग बताएंगे या पंकज शुक्ला जी भी बताएंगे, मेरे को ये पता नहीं इस तरह से क्यों लगा कि ये जो पिक्चर है, चाहे इसके बारे में बहुत तारीफ हो रही है, बहुत ये इशू है इसके अंदर, लेकिन एक चीज है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो पिक्चर है ये एज ए मतलब इंडिविजुअल विक्ट्री ऑफ जो है वो उसकी निकल के आती है। ये एक क्रूसेडर जो ये लॉयर है चंद्रू जी, और जो एक्चुअली में अगर आप देखें तो इसको अगर कुछ एक रियलिस्टिक उसमें बनाया जाए तो ये एक्चुअली में जो पिक्चर है वो जो जिसके साथ एक्चुअली में बुरा हो रहा है, जो कि अपनी जिंदगी भी खो देते हैं इसमें, जो इसके जो मेन जो वो है जिनको मार दिया जाता है उसके अंदर, ये जो कस्टडी के अंदर इनको मार दिया जाता है। और आज की तारीख में भी अभी जो हमारे साथ में कुछ दिन अभी कल परसों ही जो ये यूपी में जो नल से लटका के उसको मार दिया गया, ऐसे जो केसेस आ रहे हैं ये केसेस बंद नहीं हो रहे हैं। ये एक्चुअली में ये जो मेरे को कहीं लगा कि अल्टीमेटली ये पिक्चर मतलब और ज्यादा वो होती है अगर ये पिक्चर ये जो है हम ये उसकी डिफीट दिखाते, अगर ये डिफीट को वो करती कि हाँ ये जो दलित वाली जो या जो गरीबों के साथ में या ये जो जिनके राइट्स कुछ नहीं है उनको उनके साथ में जो ये हो रहा है, जो कि ज्यादा हो रहा है, जो कि बड़ा फिनोमिना है। और ये आइसोलेटेड जो विक्ट्रीज हैं वो एक अलग चीज है। वो हॉलीवुड में भी इस तरह से अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे मैंने 2-4 इस तरह की फिल्में देखी जिसके अंदर ये इस तरह की फील आती है लास्ट में कि हाँ ये जो लॉयर है इसने एक केस इस तरह से जीता और ये क्रूसेडर है अपने ब्लैक के राइट्स का, और इस तरह से तो एक चीज ये लगी कि क्या ये ऐसा हो सकता था, और ये क्या ऐसा होना चाहिए था कि ये जो पिक्चर है ये उसकी जीत से ज्यादा उसकी हार की पिक्चर होती, जो हमारे को जो ऑडियंस के दिल पे एक घाव छोड़ जाती। दैट्स ऑल। ये बाकी जो उसकी पॉजिटिव्स हैं वो तो है ही, वो उसके लिए तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, वो सब कह ही रहे हैं उसके बारे में। थैंक यू जी अरुण जी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पर्सन की बायोग्राफी पर ये फिल्म बनी है वो पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस लड़े हैं, बहुत सारे आदिवासियों के लिए, हाँ जी, हाँ जी, वनवासियों के लिए उन्होंने काम किया है। और हाँ जी, चंद्रू नाम है उनका, चंद्रू। जी, हाँ जी। और ये केस सर्टेन केस इन्होंने दिखाया है फिल्म के अंदर, जो मुझे लगता है कि काफी उसमें देखिए जो चीजें हुई हैं वो तो दिखानी जरूरी हैं जैसी हुई। तो वकील ने नहीं, मैं सजीव जी ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप देखिए कि वो जो कमर्शियल पूरे जो एलिमेंट्स है जिस तरह से उसकी टेकिंग भी है, वो अल्टीमेटली आपको जो लॉयर की जो एक एक करके परत है जीतने का जो तरीका है वो एक्चुअली में वो वैसा ही है जैसा कमर्शियल फिल्मों में भी होता ही है। मतलब जो दिखाते ही हैं कि वो मतलब उसके हर एंगल के अंदर कुछ 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 वो नया करता है और कुछ अनोखा करता है, कुछ सरप्राइज करता है, कुछ वो उसकी डेयर डेविलरी होती है, वो आगे जाके केस लड़ता है, जो भी है उस तरह से। मतलब एक एक जो फॉर्मेट जो उस तरह से बनाया वो अल्टीमेटली वो ऐसा है कि उसकी विक्ट्री है, उसकी जो विक्ट्री की कहानी है वो है। खैर एनी हाउ, ये मैंने अपनी बात रखी, बाकी सब लोग जैसे भी रिएक्ट करेंगे तो उसके बारे में। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था। जी पंकज जी, कुछ आप कहना चाहेंगे अरुण जी के इस बात पर? तो मैं कह रहा हूँ एक तो हमें ये देखना चाहिए सिनेमा एक व्यवसाय है, एक समाज सेवा नहीं है। उससे समाज सेवा हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। हर हीरो जो है, सूर्या इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहानी ऐसी ही बनाएंगे। और हर निर्माता कोई भी फिल्म बनाता है तो ये मान के चलता है जितना पैसा लगा रहा है उससे ज्यादा पैसा वो कमाएगा तभी वो फिल्म बनाएगा, नहीं तो बनाएगा नहीं आगे। अच्छी बात इसमें यह हो रही है कि सूर्या इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और पैसा ऐसी कहानी पे लगा रहे हैं
जिससे कुछ सामाजिक संदेश जा रहा है। इसके पहले भी कहानी जो एयर डेक्कन के संस्थापक के ऊपर बनाई थी उन्होंने, सरायपुत्तु, वो भी एक काफी अच्छी कहानी थी। तो मैं तारीफ तो इसलिए कर रहा हूँ कि सूर्या की, एक अभिनेता खुद पैसा लगा करके खुद ऐसी कहानी बना रहा है कि जिससे कि एक सामाजिक संदेश जाए। नहीं तो आप देख लीजिए, मतलब अगर हिंदी सिनेमा में जितनी फिल्में बनती हैं साल भर में, आप सूर्यवंशी देख लीजिए, वो क्या सामाजिक संदेश देती है। मतलब ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर आपको दिखेगा नहीं। आप वो देख, इनकी एक और बनाई थी, इन्होंने कोशिश की थी बनाने की, बेल बॉटम अभी बनी थी, मतलब जिसमें हम लोगों को बताया गया कि एक सच्ची कहानी फिल्म बन रही है, बाद में पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो गुमराह करने वाला एक सिनेमा होता है, किसी को नाम लेके, किसी की भावनाओं को उसको दोहन करके। और एक है जो सीधी सच्ची सपाट कहानी कह देना। और जाहिर सी बात है कि नायक वही बनते हैं जो कुछ समाज को दे पाते हैं। हारे हुए लोगों की कहानियां कहीं लिखने का प्रोफेशन है नहीं अपनी। जो बातें अगर उससे कोई बहुत बड़ा सबक निकल के आता है, कोई मतलब अगर हार गया है, किसी को किसी ने हरा दिया है, वो हो सकता है कहानी बने। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम अगर जो जिस जैसा समय चल रहा है इस समय, तो लोगों के अंदर उत्साह भरने का काम करें, मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। जी पंकज जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से यहाँ पे पूरी तरह। तो एक बात जैसे अरुण जी ने कही कि जो ओपनिंग शॉट था फिल्म का वो बहुत ही कमाल का था। मतलब वाकई वो, मतलब वो एक ब्रेव अटेम्प्ट है किसी भी डायरेक्टर के लिए कि वो इस तरह से एकदम एक फिल्म में ऐसा दिखाए। मुझे नहीं लगता है कोई हिंदी डायरेक्टर या हिंदी फिल्म मेकर उस तरह का जोखिम लेगा। मतलब वो पहले जो 5-7 मिनट है फिल्म के, वो एकदम वो आपके रोंगटे खड़े कर देता है कि यार ये वाकई हम देख रहे हैं किसी फिल्म के अंदर। और ये आपने सही कहा कि सूर्या एक बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत गट्स दिखाए हैं इस फिल्म को इस तरह से बनाने में। और फिल्म का जो एक और जो क्लाइमेक्स शॉट है बिल्कुल लास्ट में, जो बच्ची के साथ जो सीन है, उसके ऊपर भी बहुत सारे चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि वो सीन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो पंकज जी, बहुत मैं कुछ एक कहता बार है। आपसे भी जानना चाहूंगा कि उस सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है। उससे पहले एक सीन और मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें बच्ची, उसकी माँ और सूर्या है वहां पे। उसमें माँ रोते रोते कहती है कि मैं आपको फीस क्या दूंगी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। और अपना मंगलसूत्र में जो उसका हस्बैंड खरीद के लाया था सोना, जो कड़ा पड़ा हुआ है, उसकी तरफ देखते ही, इसी को बेच के मैं आपको दे सकती हूँ फीस। वहां पे सूर्य एक बात कहता है कि हमारा टैलेंट हमारे ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। जिस भी पेशे में हैं, जो भी हमारा हुनर है, और वह हुनर अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने में काम आता है, तो वही उस हुनर को हासिल करने की या उस कौशल को हासिल करने की सबसे बड़ी वो जीत है। तो वही कह रहा है कि मेरा पेशा है लोगों की मदद करना, मैं लोगों की मदद करता हूँ, अगर वो जीत जाते हैं तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी फीस है। ये तो वो बहुत बड़ा मैसेज है उसमें, कि उस मैसेज को अगर हम पकड़ पाए, कोई भी जी व्यक्ति जी कहीं भी हो, वो देश का सिपाही जी 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 है ना। और अब आते हैं आखिरी सीन पे। आखिरी सीन में जैसे वो बैठ के अखबार पढ़ रहा है, सुन रहा है, पैर पे पैर रख करके, लड़की का जो कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि अगर आपकी बेटी या आपकी बहन या आपके घर में जो भी बिटिया है वो शिक्षित है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। यस। वो जिस तरह से कुर्सी पर तन के बैठती है, पैर पे पैर रख के अखबार को फटक करके सीधा करती है, वो बताता है कि आपको शिक्षा देनी ही पड़ेगी। जब तक, अगर आप देखें उस फिल्म में, जो भी जो दूसरी जो लीडिंग लेडी है, राजिशा का जो किरदार है, उसका काम टीचर है, वही पढ़ाती है। और पूरी फिल्म का जो मेन सूत्र है वो यही बांधती है, वही लेकर के आती है वकील के पास में उस पीड़ित महिला को। तो वो यस। उसने जो सिखाया कि स्कूल में पढ़ा रही है, फिर वो फिल्म में कई बार आता भी है, उसका जिक्र भी आता है कि ये जो फला गिनती नहीं पढ़ पाता था तो उसने कैसे पढ़ के बता दिया। तो एक अंडर करंट है, उस पूरी फिल्म में एक अंडर करंट है कि बिना एजुकेशन के कैसे शोषण की जो मुख्य वजह है कि पढ़ा लिखा ना होना। और पढ़ा लिख करके एक बच्ची जो है 10-12 साल की, उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आता है, वो लास्ट में वो सीन दिखाता है। जी जी सजीव। जी जी जी। और वो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि अंडर करंट मैसेज जो है वो बहुत क्लियरली वो चीज दिखाता है लास्ट का जो सीन है खास तौर पे। तो मेरे साथ हिमांशु जी भी हैं। हिमांशु जी भी एक अच्छे राइटर हैं, आपकी तरह ही समीक्षाएं लिखते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल नए नए हैं। आप तो खैर बहुत ही नहीं नहीं, सब बराबर है। जी जी। तो खैर नहीं हिमांशु जी नहीं। से मैं जानना चाहूंगा कि उनको ये फिल्म कैसी लगी और उनके क्या विचार। सभी को नमस्कार सर। ये साल फिल्मों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है, भारतीय फिल्मों के लिए। सबसे पहले तो हम सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब फिल्म तो भी मुझे अच्छी लगी। अरुण सर की जो एक बात अभी सर ने बोली कि ये सिर्फ एक चंद्रू की चीज़ दिखाती है, तो मैं इसके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे। निर्देशक को दिखा कि एक थाने में इसको रस्सी से लटका के मार दिया। उनके मन में ख्याल आया कि मुझे इनके लिए एक फिल्म बनानी है ताकि समाज में इससे कोई फर्क जाए।
अब क्या होता है, मैं यहाँ पे जन विचार संवाद पेज में एक समीक्षा पोस्ट करी मैंने इस पिक्चर की। तो पेज जो है जय भीम के नारों से गूंज उठा। तो इसका मतलब ये है कि फिल्म समाज का आईना दिखाने में सफल हुई है। अगर नहीं होती तो वहाँ पे अंधे कानून की जय लिखा जाता। इसका मतलब फिल्म जो कहना चाहती थी उसने वो काम किया। अब इसके आगे जाके हम कोडाई कनाल की खूबसूरती, सबसे बेहतरीन जो मुझे लगी, मुझे वही लगी। और उसके लिए फिल्म का जो छायांकन है ना, वो उसको हमें दाद देनी पड़ेगी। सर ने यहाँ पे भी जिक्र किया था चूहे वाले दृश्य का, कि चूहा खाते हैं। तो जो वो चूहा गड्ढे में अंदर सुरंग में घुसा होता है और वो दिखाते हैं यहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छा छायांकन था इसका, फिल्म का। अभिनय की बात सर ने करी दी है कि इसमें सब हर छोटे छोटे किरदार, चाहे वो एसआई हो, तामीज जो थे, उन्होंने अपना बहुत अच्छे से निभाया अपना अपना हिस्सा सभी ने। अब संवाद की बात आएगी तो संवाद फिल्म के कहीं से भी ढीले नहीं लगे। और फिल्म के एक या दो संवाद ऐसे नहीं थे जिन्हें याद रखा जाए। फिल्म में बहुत से ऐसे संवाद थे जो सर ने बताया भी, कि एक बार वो बैठे होते हैं दोनों वहाँ, जब तमिलनाडु में जाते हैं ढूंढने के लिए, केरल में, वो वाला सीन हो गया। और लास्ट में भी जब वो बिना मतलब, उसमें तो संवाद की जरूरत ही नहीं थी। लड़की अखबार पढ़ रही होती है, वो फिर उनकी तरफ देखती है, वो इशारा करते हैं, फिर वो पढ़ने लगती है। अब कोर्ट रूम के जो दृश्य थे वो बहुत बढ़िया थे। हर नया हर नया कोर्ट रूम का जो सुनाई हो रही थी कोर्ट रूम की, तो वो नया रोमांच पैदा कर रही थी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इसके बाद एक सीन जो लास्ट वाला था, जिसमें बीच में था वो, जिसमें संगिनी आगे आगे चल रही है और डीजीपी के आदेश पर पुलिस पीछे पीछे चल रही है। डीजीपी को आदेश दिया है न्यायपालिका ने। तो यहाँ पे इस सीन की वजह से जो न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ रहा है धीरे धीरे, उसमें फिर से विश्वास बढ़ेगा कि न्यायपालिका की इतनी शक्ति है कि वो गरीबों के हक में खड़ी हो सकती है। और यही सीन पुलिस सुधार की याद भी दिलाता है कि पुलिस किस स्तर में गिर गई है। ये सीन नहीं, बहुत से सीन है जहाँ पे उस पर अत्याचार किया जाता है, मिर्च डाली जाती है, एक महिला के कपड़े उतारे जाते हैं थाने में। तो बहुत से सीन ऐसे हैं। सजीव जी। जी हिमांशु जी, और संवाद की अगर मैं बात कहूँ तो एक संवाद जो है मुझे विशेष रूप से जो स्ट्राइक किया, वो कि जब लिजो मोल को जब ये ऑफर किया जाता है कि आपको हम कंपनसेट कर देंगे, तो वो बहुत सशक्त डायलॉग बोलती है कि क्या मैं अपने बच्चों को ये बोलूंगी कि तुम्हारे जो फादर के खूनी थे उनके पैसों से तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह के संवाद जो है वो वाकई एक ऐसी फिल्म है जो इतनी डार्क हो, जो इतनी हार्ड हिटिंग हो, बहुत ही कमाल के हैं। पंकज जी, आप ये जो फिल्म है काफी एक कोर्ट रूम ड्रामा कह सकते हैं इसको, और बहुत सारी फिल्मों में कोर्ट रूम दिखाया जाता है, बहुत रियलिस्टिक नहीं लगते ज्यादातर वो। तो ये जो फिल्म है, इसमें जो कोर्ट रूम है, आपको कितना रियलिस्टिक लगा, ये भी मुझे बताइए प्लीज। हाँ, चूंकि ये मामला हैबियस कॉर्पस का है और मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट का बार बार वो बाहर का दृश्य भी दिखाते हैं, जो वहाँ की बिल्डिंग है और लाल रंग की, और अंदर का सेट वाकई काफी अच्छा बना है। ये 90s में कैसा सेट रहा होगा उस हिसाब दिखाया। और कोर्ट रूम ड्रामा को वास्तविकता के करीब रखने की अगर आप देखें, तो अभी हिंदी सिनेमा में 2 फिल्में आई थी सुभाष कपूर की, जॉली एलबी और जॉली एलबी 2। जी जी। वो फिल्म जो है वो तो शायद काल्पनिक थी, लेकिन उन दोनों फिल्मों का जो डीएनए है वही इस फिल्म का डीएनए है। फिल्म का डीएनए ये है कि एक ऐसी व्यवस्था में एक वकील काम कर रहा है जहां उसकी मदद पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस मदद कर रही है गुनहगारों की। और वकील जो है अपना वकालत का काम छोड़ करके पुलिस का काम करने लग जाता है, खुद सबूत जुटा के लाता है और अपने उसको इंसाफ दिलाता है वकील को। तो ये जो एक डीएनए है एक फिल्म का, पर्टिकुलर वकील का जो करेक्टरिस्टिक है बहुत ही शार्प है। और जो भी उसको पकड़ पाया होगा वो जरूर, ऐसे तमाम किस्से होंगे जिनमें वकीलों ने आउट ऑफ वे जाकर के और कानून की मदद की है और लोगों को इंसाफ दिलाया है। मैं खुद एक ऐसी सीरीज पे काम करता रहा हूँ, मतलब अभी जब मौका आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बातें हमारे बीच में जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपना प्रोफेशन को किनारे रख करके मानवता की सेवा के लिए किस हद तक जाके काम करते हैं, वो बहुत ही काबिले दाद चीजें हैं। और इनको इनके बारे में बात होनी चाहिए लगातार। जो स्टार बन गए, जो सुपर सितारे पहले से हैं, इतिहास में उनकी ग्लोरीफाई हो चुके हैं, पृथ्वीराज हैं, झांसी की रानी, इनके बारे में सब जानते हैं। झांसी की रानी के साथ में जो दूसरी महिला थी जिन्होंने उनकी मदद की, वो कौन थी, सेकंड इन कमांड कौन था, उनके बारे में बात होनी जरूरी है। हाशिए पे पड़े जो है हीरो, उनको निकाल के सामने लाने की जरूरत है। और कोर्ट रूम ड्रामा
ऐसी तमाम सारी और भी कहानियां होंगी। और जो, हालांकि हम लोग सारे तकनीशियन की बात कर रहे थे, हमने आर्ट डायरेक्शन की बात बीच में चर्चा नहीं हो पाई, तो फिल्म का आर्ट डायरेक्शन ही इसको ऑथेंटिसिटी के करीब रखता है। 95 की जो पूरी दुनिया वहां पे पूरी क्रिएट गई है, के काथिर हैं उसके आर्ट डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया क्रिएट की है उस किरदार के आसपास। वो बहुत ही ऑथेंटिक है और तभी उस फिल्म का पूरा इम्पैक्ट निकल के आता है, उसमें कहीं भी नकली या बनावटी पर नहीं है। सजीव। जी पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात कही। तो हमारी जो आखिरी स्पीकर हैं आज की, प्रतिमा जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। प्रतिमा जी, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को तो प्लीज अनम्यूट करें और इस फिल्म के बारे में अपने व्यूज रखें। सजीव जी, एक चीज मैं बताना, एक चीज इससे इसी से वो एक जुड़ी हुई आदि, वो जो कोर्ट रूम सीन्स की बात हो रही थी, तो उसके अंदर भी मैंने किसी फिल्म में ऐसा नहीं देखा कि दो जज की बेंच बिठा के उन्होंने उसको शूट किया हो। ज्यादातर मतलब वो कन्वेंशनल हम देखते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा एक मेल होता है या फिर एक फीमेल जज बिठा देते हैं अलग दिखाने के लिए, पर कभी भी दो जज की बेंच बिठाकर पूरा कोर्ट रूम ड्रामा शूट किया हो, ये भी पहली बार देखा। तो ये भी एक मतलब अलग नई चीज दिखी, जो कि ऐसा भी होता है, हमें पता चला उस वक्त। जी अरुण जी, बहुत ही सही पॉइंट आपने रेज किया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। और मैं, प्रतिमा जी, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और जुड़ जाइए इस चर्चा में। जी सजीव जी, अगर संभव है तो मेरे ख्याल से एक हमारे और स्पीकर आए हैं, उनके बाद अगर आप मुझे बुला सके, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, मेरी आवाज मुझे लगता है साफ नहीं जा रही है आप सब तक, तो बस 5 मिनट में मैं और बात करने के उसमें पहुंच जाऊंगी। जी प्रतिमा जी, तो ठीक है, 5 मिनट आप रुक जाइए। तो तब तक मैं बड़ी खुशी के साथ स्वागत करना चाहता हूँ नरसिम्हन का। तो नरसिम्हन जो है, ये जैसे कि मैं पहले ही बताया, ये फिल्म जो है बनी तो बेसिकली तमिल में है, लेकिन तेलुगु, मलयालम और हिंदी में इसको डब किया गया है। अमेजॉन प्राइम पे ये वर्जन रिलीज हुए हैं। और जो तेलुगु वर्जन के 3 गाने जो हैं वो नरसिम्हन ने लिखे हैं। तो ये हमारे साथ आज जुड़े हैं फिल्म के एक क्रू मेंबर की तरह। तो नरसिम्हन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और प्लीज आप हमारे साथ जुड़ें और बताएं कि इस फिल्म के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जो अनुभव रहे हैं इस फिल्म के गाने लिखने के, क्योंकि तमिल में ऑलरेडी गाने शायद लिखे जा चुके होंगे, आपने उन गानों को तेलुगु में बनाया होगा, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? और गाने, जैसे कि पंकज जी ने बताया, मैं उस म्यूजिक पर जरूर बात करना चाहूंगा। फिल्म के 3-4 जितने भी गाने हैं वो बहुत ही फिल्म की कहानी से एकदम जुड़े हुए हैं और इतना अच्छे तरीके से उन्होंने कहानी में पिरोए हैं उसको, जो बहुत कम देखने को मिलता है, कम से कम हिंदी फिल्मों में आजकल बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे कोई गाना फालतू नहीं है, हर गाना अपनी एक कहानी कहता है। और आप बताइए अपने कुछ एक्सपीरियंस। नरसिम्हन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, सो ग्रेट। फर्स्टली सॉरी लेट ज्वाइन किया मैंने। इनफैक्ट अभी भी जैसे प्रियंका जी बोल रही थी, सॉरी प्रतिमा जी बोल रही थी, मैं भी ट्रैवल कर रहा था एंड थोड़ा नेटवर्क इश्यूज भी थे ज्वाइन करने में। दैट वाज वन थिंग। एंड सेकेंडली जैसे हाँ, बहुत ही अच्छा लगा ये जो प्रोजेक्ट में जुड़ के। एंड जब पहले मुझे ये ऑफर मिला कि क्या लिख सकते हो, मैं जनरली मैं जो गाने हैं मैं बहुत सालों से लिख रहा हूँ एंड आई राइट फॉर माय ओन पैशन। मुझे वो म्यूजिक अच्छा लगना चाहिए या वो दैट कॉन्सेप्ट शुड बी रियली गुड, तभी मैं जाके लिख सकता हूँ। सो व्हेन दे सेंट मी दी वो जो ट्यून भेजा था उन्होंने, मुझे तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगे कि बहुत अच्छा है, मैं लिखूंगा। And I really did not get the gist of the story because yeah, definitely they did not want to divulge the story. वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाए, but based on few parameters जो भी है, अच्छा ये अपने पति को ढूंढ रही है, या this is a small romantic song in where she's thinking of her husband, ऐसा कुछ छोटे मोटे सीन्स दिए थे। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना भी मेरा इमेजिनेशन हो सकता है वो करके मैं आई ट्राई टू गिव आउट माय बेस्ट उसके हिसाब से। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दे हैव कम आउट रियली वेल एंड दे हैव एडेड टू द स्टोरी एज वेल।
नरसिम्हन, 3-4 गाने आपने लिखे हैं, तो सबसे फेवरेट कौन सा रहा आपका? मतलब अगर पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे चिरुगाली वाला जो आपका गाना था वो बहुत ही मेरा फेवरेट है, बहुत ही होप दिखाता है गाने के अंदर। तो आपका कौन सा रहा लिखने के पर्पज से? हाँ, लिखने के लिए पर्पस से अगर आप एक होप का अगर कॉन्सेप्ट से देख रहे हो, तो चिरुगाली is definitely that particular song is instills hope, and that is where you actually where हीरो और वो जो कैरेक्टर है वो पूरा गाने में अपना हस्बैंड को ढूंढते हुए that's a kind of that's a soul of the entire movie, right? Of the second half of the movie, where she's searching for her husband and searching for answers. So वो टाइम पे ये जो गाना है it instills some kind of a hope. But from गाना लिखने के बाद अगर मैं कहानी से जो जुड़ रहा है, थोड़ा मुझे भी लगा था अरे बिना जाने मैंने इतना अच्छा लिखा है, was the other one which was Bondumallela Manasuna Guppumanne, because there I wrote something where I said that we will be together forever, but exactly converse or the opposite happens in the entire story. So romantic. So वो मुझे थोड़ा हार्ड हिटिंग लगा था कि अरे क्या लिख दिया मैंने, बट that's how वो essence of the song was also the same. तो पंकज जी, नरसिम्हन से अगर फिल्म के म्यूजिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें तो प्लीज। फिल्म का म्यूजिक बहुत जानता था, क्योंकि तेलुगु संस्करण मैंने देखा नहीं है, तमिल में ही देखी मैंने फिल्म। तो तमिल के गाने में मतलब भाव समझ जाता हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ। 96 का जब मैंने देखा तो 96 पूरी फिल्म मैंने सिर्फ उसकी गाने की वजह से, लाइफ ऑफ राम जो गाना है उसका शूट हुआ है बहुत अद्भुत था, उसकी वजह से मैंने फिर पूरी फिल्म देखी। तो संगीत जाहिर सी बात है अच्छा, और जब भी संगीत मानवीय कहानियाँ होती हैं उसमें एक संगीत की एक आत्मा जुड़ती है जो उनको निकाल के लिए आती है बाहर, उसकी अच्छा संगीत होती है। जी, इस गाने में एक बात मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरे जुड़े हुए वो रूट से जुड़े हुए एकदम जी। तो नरसिम्हन, so that ways I like this entire music as well. जी जी। नरसिम्हन, थैंक यू। आप एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए। Sure, तो मैं sure. अपने जो लास्ट स्पीकर हैं प्रतिमा जी के पास आता हूँ। तो प्रतिमा जी, आप फिल्म के बारे में अपने व्यूज रखें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सजीव जी, और बाकी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मुझे पहले ही बोलना चाहिए था, क्योंकि जब हम बोलने की इसमें आते हैं तो जो सीनियर हो, जिसके पास ज़्यादा कंटेंट हो, उसे हम बाद में बुलाते हैं। लेकिन आज मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी, मैं रास्ते में थी तो मैं इसलिए मैं बाद में आई। तो हुआ ये कि सारे लोगों ने सब कुछ बोल दिया, और नरसिम्हन जी का जुड़ना वाकई हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है इस प्रोग्राम में। ये सारी बातें जो मैंने नोट करके रखी थी अपने लिए, वो सारी बातें कही जा चुकी हैं, और वो बातें एक जो मैं हर बार कहती हूँ कि एक दर्शक के तौर पे जो मैं कह सकती हूँ, वो सारी बातें पहले से ही कही जा चुकी हैं अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा। मैं फिर से बस अपनी ओर से कहूँगी कि इस फिल्म ने हिलाकर रख दिया था पहले ही दृश्य से। और जैसा कि हम लोग क्लब हाउस पर अपनी सेशन के लिए जो फिल्में देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, उसी श्रृंखला में ये एक ऐसी फिल्म थी, मैं सजीव जी को फ़ोन करके कहने वाली भी थी कि ऐसी फिल्में देखने के बाद हम लोग जिस मनस्थिति में पहुंच जाते हैं वो बहुत मुश्किल हालात होते हैं हमारे लिए। इसका पहला सीन जब शुरू हुआ उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, मैंने फिर नहीं देखी थी फिल्म। उसके 2 दिन बाद मैंने पूरी फिल्म देखी, मुझे लगा कि कैसे ये फिल्म मैं देख पाऊँगी। टॉर्चर का सीन, जो पुलिस लॉकअप में टॉर्चर का जो सीन है, वो इतना अनबियरेबल है मेरे जैसे कमज़ोर दिल के इंसान के लिए। वो देख पाना, मतलब ये जानते हुए भी कि शूट हो रहा है और सब एक्टिंग हो रही है, तो बहुत ज़ोर गुस्सा आता है और लगता है ऐसे कोई कैसे मार सकता है किसी को। लेकिन फिर जब ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो कि इससे ज़्यादा टॉर्चर हमारे पुलिस लॉकअप में होते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, जिनका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, जिनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, तो फिर खुद को ये हिम्मत देनी पड़ती है कि सच देखा जाए, ताकि उस सच पर चर्चा हो सके, उस सच के लिए खड़ा हुआ जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही है इस फिल्म में। एक बात मैं कहूँगी, शायद वो मेरा बहुत व्यक्तिगत
मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है एक दर्शक के रूप में, और बिल्कुल व्यक्तिगत है, मैं इसको 100% कहना चाहती हूँ, वो ये कि साउथ की फिल्मों में एक जो नायकत्व का जो एक भाव होता है कि नायक जो है वो सबसे बड़ा है, फिर वो फिक्शन से आया हो चाहे रियलिटी से आया हो, वो इस फिल्म में लगातार दिखता रहा, जो मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर कम होता, नायक का ग्लैमराइजेशन थोड़ा सा अगर कम होता, तो हम इस बात को और ज़्यादा अटैच होकर देख पाते, मुझ जैसे लोग, कि ये फिल्म रियल स्टोरीज पर आधारित है। क्योंकि फिल्म का नायक जो है, जो हमारे चंद्रू जी हैं, जो किरदार है उनका चंद्रू जी का, जो सूर्या ने किया है, वो जब वो चलता है, जब वो स्लो मोशन में चलता है, तो जिस तरह से वो जो साउथ इंडिया की फिल्मों में, साउथ फिल्मों में रजनीकांत का जो एक किरदार है, जो ऑरा होता है उसका, एक नायक का, वैसा समझ में आता है, और बस पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलने की ही कमी महसूस होती है, जोरदार वाली। तो मुझे लगा थोड़ा सा अगर, लेकिन शायद ये उनकी फिल्म बनाने का तरीका ऐसा है, इसीलिए वो ऐसा दिखा। और कोर्ट के सीन पर भी चर्चा हो चुकी है, उसके लॉजिकल पॉइंट पर भी और फिक्शनल पॉइंट पर भी। मुझे ये लगा कि बहुत ड्रामेटिक जैसा है, जिसको हम बाद में खुद को समझाते हैं कि नहीं, ये रियल स्टोरीज पे आधारित है। फिल्म की ज़रूरत ये हो सकती है, फिल्म जब देखता है एक आम दर्शक तो उसको लार्जर देन लाइफ दिखाना पड़ता है, लेकिन कोर्ट के सीन भी, जो हम लोग पिछली बार रश्मि रॉकेट में ये बात कर रहे थे कि कोर्ट के सीन ड्रामेटिक होते हैं फिल्मों में, तो इस फिल्म में ऐसा मुझे लगा कि हाँ, ड्रामेटिक सीन्स हैं, और हीरो को हीरो की तरह ही दिखाया गया है। वो ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं कहीं हीरो दरअसल कहानी होती है, हीरो परिस्थिति होती है, हीरो वो चीज़ होती है जिसको हम देख नहीं सकते। ये भी बहुत ज़रूरी है फिल्म को बनाते समय ध्यान में रखना। लेकिन ये मेरी बहुत व्यक्तिगत राय है, मैं इसको ये मानती हूँ। लास्ट सीन बहुत प्रभावी लगा, और मुझे लगता है कि लड़की जो थी, बच्ची छोटी वाली, उसका कॉन्फिडेंस हम बाद में देखते हैं। पहले जो उसकी खिंचक होती है, जब चंद्रू उसको देखते हैं और वो एक नज़र से फिर देखती है, हिचकिचाती है, वो बहुत छू लेने वाला है, क्योंकि शायद वो पहली बार ऐसा कर रही होती है, किसी बड़े आदमी के बराबर कुर्सी पर बैठ के, पैर पे पैर रख के, अखबार हाथ में लेना, उसके जीवन का जो वो पहला अनुभव होगा। तो उस नन्ही सी बच्ची ने बड़ा सुंदर अभिनय किया है उसमें, और दिल छू गया कि हाँ, हम अपने समाज के हर तबके के हर बच्चे को अगर ये स्थान दे सकें कि वो कुर्सी पर पैर पे पैर रख के और हाथ में अखबार लेके बैठ सकता हो, तो शायद हम वो समाज बना सकते हैं जिसकी हमने कल्पना की थी, या हमारे पुरखों ने कल्पना की थी। और बाकी सब तो बातें सारी हो चुकी हैं। जय भीम, ये भी मेरी बहुत व्यक्तिगत राय है, मैं शायद पूछ ही रही हूँ कि क्या इस फिल्म का नाम जय भीम रखा जाना ज़रूरी था? क्या कोई और नाम रखा जा सकता था? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इसका शीर्षक कुछ और हो सकता था मेरे हिसाब से। बस मुझे फिलहाल तो इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सजीव जी। जी प्रतिमा जी, एक दो बात तो मैं आपको बता देता हूँ। जय भीम जो रखा गया टाइटल बहुत ही एप्ट है मेरे हिसाब से। उसका कारण ये है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जय भीम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि फिल्म किस विषय पर है, और फिल्म का ओपनिंग सीन इतना दमदार है कि वो एकदम आपको जोड़ देता है। और उसके बाद भी बहुत सारे सीन्स हैं, जैसे मान लीजिए वो सपेरा जो है, जब बस सजीव जी शायद यही सजीव जी मुझे शायद यहीं पे मेरा क्वेश्चन यहीं से उठा था कि जय भीम चूंकि एक राजनीतिक एक वो है, जिसे हम कह सकते हैं जय भीम, जब हम बात करते हैं तो अम्बेडकर की बात होती है और दलित की बात होती है, तो अगर यही उनका उद्देश्य था तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज बस मैं सोच रही थी कि क्या कोई और नाम हो सकता था इस फिल्म का, लेकिन आपने क्लियर किया। मैं भी इस पक्ष को समझते हुए बस एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया था कि कुछ और होता क्या इसका नाम, बस। जी जी जी। तो एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ सजीव जी, पंकज जी बताइए कि जो फिल्म का नाम है जय भीम, वो फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि एप्ट है। जी जी जी। और मेरा अपना ये मानना है कि इस फिल्म के नाम ने लोगों को इससे दूर भी रखा, कम से कम उत्तर भारत में। ये भी बात है। हिंदी भाषी दरअसल जी पंकज जी, बस मैं सॉरी, मैं बीच में वही बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ ना जैसे जय श्री राम, मैं हिंदू हूँ लेकिन अब जय श्री राम कहने से मुझे थोड़ी सी हिचक होने लगी है, क्योंकि ये कहते ही आपको एक विचारधारा से जोड़ दिया जाता है, जो मैं नहीं चाहती। मैं एक मनुष्य हूँ, मनुष्य के रूप में ही जानी जाऊँ, ये चाहती हूँ। तो बस वही जय भीम के साथ भी है, बस इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि अगर इसका नाम कुछ और होता तो शायद इसको शुरुआत में ही मिल जाती। अब चूंकि लोग पढ़ के उसको देख रहे हैं फिल्म, अभी जैसे मैं एक संस्मरण सुनाऊं, आप लोग जानते हो कि पद्मपति शर्मा जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिंदी में रहे हैं, क्रिकेट वगैरह बहुत लिखते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। जी जी जी, वो हमारे शहर के हैं। जी 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 जी। तो मैंने अमर उजाला में इसका रिव्यू लिखा, उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद फिल्म देखी, और फिल्म देखने के तुरंत बाद मुझे फोन कर दिया
और जब फोन किया तो वो रो रहे थे। तो उन्होंने बोला पंकज तुम्हारी रिव्यू पढ़ करके मैंने फिल्म देखा, पहले तुम्हें रिव्यू पढ़ के ही रोने लग गया, उसके बाद में फिल्म देखी तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे मन किया मैं तुम्हें फोन करूँ। तो वो जो फिल्म का एक संदेश है ना, अगर इस फिल्म का नाम कुछ और होता, अब पता नहीं कुछ भी हो सकता था, हालांकि सूर्या का ये विशेषाधिकार है कि वो प्रोड्यूसर है तो नाम क्या रखें, लेकिन जो शुरुआती हिच है इस फिल्म को देखने में, कम से कम उत्तर भारत में, वो उसने इसको नुकसान भी पहुंचाया है फिल्म को। हालांकि एजेंडा फिल्म है नहीं है तो बहस की बात है, और एजेंडा फिल्म है तो भी अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे एजेंडे बन के फिल्म बनती है तो हर एजेंडे पे फिल्म बननी चाहिए, लेकिन उसका नाम को लेकर के इसको नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। जी जी, उसका कारण शायद ये भी रहा होगा पंकज जी कि जब साउथ इंडिया में उन्होंने फिल्म का नाम सोचा होगा तो उनको शायद वहां पे क्योंकि इतना बड़ा ये एजेंडा नहीं है ना, तो ये भी उनको नॉवेल्टी लगी होगी वहां के लिए। जी जी जी। तो पंकज जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म में जो पुलिस ब्रुटैलिटी दिखाई गई है तो ये हम लोग बहुत सहज रूप से ले लेते हैं, और जो उसके बाद भी जो किरदार हैं पुलिस वाले जो हैं उनको कोई ऐसा पश्चाताप करते हुए नहीं दिखाते। इवन जो इनके सीनियर्स होते हैं वो कंपनसेशन ऑफर करते हैं, बजाय इसके कि अपने अपने जो एक प्रकाश राज को छोड़ के बाकी सभी लोग जो है उन्हीं पुलिस वालों के पक्ष में नजर आते हैं। तो ये पुलिस वालों की ट्रेनिंग में भी कुछ बदलाव आपको लगता है कि होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की ब्रुटैलिटी जो है ये बहुत अब कॉमन हो रही है, और ये 10 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, जैसा कि अरुण जी ने बताया कि रिसेंटली भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी कुछ बात कीजिए आप। पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है, जो उसका अत्याचार होता है लॉकअप में या लॉकअप के बाहर, है उसकी पूरी मानसिकता है, उसको बदलने की जरूरत है। अगर आप देखें, मतलब जैसे मैं जाता हूँ विदेश में जब भी, तो वहां की जो पुलिस है उसको देख करके किसी बच्चे को डर नहीं लगता है। आप अपने यहाँ जिस बच्चे ने कभी पुलिस का नाम भी ना सुना हो, जिसके बारे में चर्चा भी नहीं होती, पता नहीं क्या ऑरा है हमारे यहाँ पुलिस का, कि आप अपने घर में बच्चे से कुछ बात मत करिए, 10-12 साल के बच्चे को लेके चलिए सड़क पे और वो पुलिस वाले से अपने अपने आप घबराता है। तो एक तो पूरा जो सिस्टम है, हालांकि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी थी कुछ दिनों से, 25-30 साल पहले, और तब से वो चला रहा है। पुलिस सुधार कुछ बने हैं जिनको लागू करना है, वो अभी तक लागू नहीं हो पाए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो जितनी पुलिस की हमारी जो फोर्स है वो दबाव में बहुत रहती है। वो दबाव राजनीतिक हस्तक्षेप से शुरू होता है ऊपर से, और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद सबसे बड़े अधिकारी के पास वो धीरे धीरे फिल्टर होते होते सड़क पे जो कांस्टेबल ड्यूटी कर रहा है वहां तक आता है। तो जो उस फिल्म में आपने देखा होगा, तो जो इंस्पेक्टर है वो बोलता भी है कि मेरे ऊपर सरपंच का दबाव था, मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव था, मेरे ऊपर अफसरों का दबाव था। वो जो छोटी छोटी बातें उसमें कही गई हैं वो हम मिस न करें तो हमें समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर जानबूझ के किसी को क्यों मारेगा? जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, भैया खुलासा करो, नहीं खुलासा करोगे तो तुम्हारा तबादला हो जाएगा। अब तबादला इसलिए होने से डरता है क्योंकि उसने उस थाने में इंचार्ज, उसका जो है चार्ज लेने के पैसे दे रखे हैं। इस आदमी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके किसी थाने का चार्ज लिया है और परसों उसको हटा दिया जाएगा, तो उसको 10 लाख कमाने भी तो है। तो जब तक ऑनेस्टी सिस्टम में नहीं आएगी, हमारा पूरा जो सिस्टम है, अगर कोई पुलिस वाला निडर है, उसको ये गारंटी हो कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और 3 साल से पहले मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। जब सारी ट्रांसफर पोस्टिंग, सारे क्रीमी जितने थाने हैं वहां पे पोस्टिंग राजनीतिक हस्तक्षेप से होती है, तो पुलिस कैसे सुधरेगी? उसको अपनी नौकरी बचानी है, उसको अपना जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उससे बच के रहना है। ब्रूटलिटी होती है, ब्रूटलिटी होने के कई कारण हैं। कुछ तो उनका जो मौलिक स्वभाव होता है, कुछ पुलिस वालों का मारना गाली देना अलग बात है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है। एक पुलिस वाला हमारे यहाँ जो है, मतलब यहाँ जो है रेशियो है, जो पॉपुलेशन और पुलिस ऑफिसर का रेशियो है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। तो उसको भी देखना चाहिए कि हमें क्या पुलिस फोर्स की बढ़ाने की जरूरत है, कैसे हम करें उसको, कैसे बीट कांस्टेबल को हम फ्रेंडली बना सकते हैं, कैसे जो पुलिस थाने हैं। हमारे यहाँ से अमर उजाला ने शुरू किया था पुलिस पब्लिक संवाद, जिसमें पुलिस वालों को लेके बच्चों के पास जाते थे ताकि बच्चों में उनसे थोड़ा सा हिचक कम हो उनकी। तो वो सारी चीजें हैं, और वो किसी एक आदमी को दोष नहीं दे सकते हैं। वो जो पूरा सिस्टम चला आ रहा है, जिसको बोलते हैं ना, बार बार एक जुमला बन गया है कि 70 साल से हो रहा है, इसको बदलने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा और क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए जुडिशरी और पुलिस और जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, तीनों को एक पेज पे आना पड़ेगा। सजीव जी, पंकज जी, एक चीज मुझे पंकज जी, सजीव जी, एक चीज मुझे जो लगी, ये फिल्म के पर्दे की बात है, लेकिन मैं जो अगर सच वाले दृश्य की बात अगर करूँ तो, कि इतनी
क्रूरता से कोई किसी को कैसे मार सकता है। जब हम डॉक्टर बनाते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो साइंस कौन लेगा, बायो कौन लेगा, जो डिसेक्शन कर सकता है, जो खून देख सकता है, जो लोगों को काट सकता है जिस्म को, वो उस तरह की थोड़ी सी आपके पास साहस होना चाहिए। तो पुलिस की भर्ती होते वक्त इस कदर आप कैसे मार सकते हैं, और मारने के बाद आप उम्मीद भी करते हैं कि वो जिंदा होगा, आंख में मिर्च डाल के आप देखते हैं कि जिंदा है कि नहीं है। इतनी क्रूरता की ट्रेनिंग कैसे मिल जाती है, या ऐसे लोग कैसे खोजे जाते हैं जो इतनी क्रूरता कर सकते हैं? इस पर भी ध्यान देने की बात है। मुझे लगता है डॉक्टर को, पुलिस को, इन लोगों को तो सहृदय लोग जितने इसको ज्वाइन करें उतना ही सिस्टम को और अच्छा बनाया जा सकता है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये बात लगती है। सजीव सर इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी हिमांशु जी, जल्दी से बोलिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए। देखिए 1993 में मानवाधिकार आया था, पिक्चर है 95 की। तब जैसे अभी सूचनाधिकार 2005 में आया, लेकिन अभी तक लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो जो मानवाधिकार था, पिक्चर आने तक इतना हुआ नहीं था। अब ये मामले खैर अब हुए तो कम है, मैं ये नहीं कहूँगा बंद हो गए हैं, जो वहाँ पे अभी हमने देखा यूपी में कम हुए हैं, और ऐसे ही कुछ और चीज़ आनी चाहिए जिससे ये बिल्कुल ही कम हो जाए। जी सर। जी हिमांशु जी, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बात कही। तो अभी हम लोग इस फिल्म पे काफी अच्छी चर्चा मेरे ख्याल से हुई है। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू हिमांशु जी। सजीव जी, हमारे श्रोताओं में जुड़े हुए हैं रोहन शुक्ला जी। जी जी, बहुत मशहूर लेखक हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, और सारी कपिल शर्मा वगैरह काफी हास्य के बहुत सारी इन्होंने लिखे हुए रियलिटी शो। अच्छा उनसे भी कुछ टिप्पणी ले सकते हैं हम। जी जी, ठीक है, मैं रोहन जी को इनवाइट करता हूँ। आखिरी टिप्पणी हम रोहन जी से ही ले लेते हैं और इसको फिर वाइंड अप करते हैं। तो रोहन जी, आपका स्वागत है। आप प्लीज अपनी जो बात कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में जल्दी से कहें। थैंक यू सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये फिल्म पंकज सर के पोस्ट से मैंने भी देखी, और दोनों टाइटल वाली बात में पूरी तरह एग्री करता हूँ। उत्तर भारत में ये थोड़ा सा है कि जय भीम सुन के एक पॉलिटिकल आता है, और थोड़ा सा एक दूरी जो है कि यार ये तो फिर वैसा होगा, एक ही आता है। बाकी मैं पुलिस के साइड से भी, क्योंकि हमने बहुत नज़दीक से गांव देखा है, पुलिस की ब्रुटैलिटी देखी भी है, पर मैं ना उनका रीजन भी थोड़ा समझ पाता हूँ। जो मैम पूछ रही थी कि यार इतने मतलब क्रूर कैसा हो सकता है, क्योंकि सही बात है कि एक आदमी जो पढ़ लिख के एक कोई एग्जाम क्रैक करके उस पोस्ट पे पहुंचता है, तो उसमें इतना होता है ना कि एनिमल बिहेवियर कैसे हो सकता है कि किसी को इस तरीके से मारे। फिर हमको ये भी जानना पड़ेगा कि वो डील भी 24 घंटे कहीं ना कहीं क्राइम से ही करते हैं। मतलब ये चलो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें कि जैसे इस तरह की ब्रुटैलिटी होती है जिसमें इनोसेंट बंदा है, इनोसेंट आदमी फंस गया है। कई केसेस में ऐसे भी होते हैं कि सच में बड़े इनह्यूमन क्रिमिनल भी होते हैं। अब जो इनह्यूमन क्रिमिनल है उनके साथ डील करने में फिर उनको थोड़ा सा वो लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, क्योंकि उनसे आप बहुत तमीज से पेश नहीं आ सकते। मतलब क्रिमिनल्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग क्राइम तो आप लोग सुनते ही हैं कि किस किस तरह के बलात्कार होते हैं या किस किस तरह के मर्डर्स होते हैं, तो फिर पुलिस को उनसे भी डील करना है। मुझे लगता है वहां पे पुलिस वो लाइन मिस कर जाती है कि या इधर जाए उधर जाए, और बाकी वो पॉलिटिकल प्रेशर और एक इंडिविजुअल अचीवमेंट, क्योंकि अपने यहाँ तो सरकारी नौकरी का मतलब पूरा डेफिनेशन ही है कि ऊपर की कमाई कितनी है। मतलब सबको पता है कि सैलरी इतनी होगी, ये कोठियाँ कैसे बनेंगी, ये बंगले कैसे बनेंगे, तो पूरा एक करप्शन का तो पूरा गेम है ही। और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बननी बहुत जरूरी है, जिससे खासकर क्योंकि क्या होता है कि आजकल मुझे लग रहा है एक ऐसा माहौल बना है कि हम लोग रिस्पेक्ट बहुत ऐसा कि सबको रिस्पेक्ट पे सैलरी नहीं देंगे पुलिस को, या उस तरह की सुविधाएं नहीं देंगे, बस इनको लगता है रेस्पेक्ट से काम चल जाएगा सारा। जबकि ऐसे वर्क नहीं, मुझे लगता है ऐसे नहीं वर्क करेगा। अगर पुलिस का सिस्टम सुधारना है तो उनके लिए भी एक तो फोर्सेस और बढ़ानी चाहिए। एक थाने को 4 आदमी संभालेगा, एक आदमी को पीट के सोचेंगे इसी को पकड़ ले यार, कौन पकड़ने जाए। एक तो ना रिसोर्सेज उतने हो, तो दोनों तरफ से मुझे लगता है एक ढांचा है। मुझे लगता है इसके लिए सबसे ज्यादा एक राजनीतिक जो सुधार है वो वहां से ऊपर से आएगा तो नीचे बात बन सकती है। क्योंकि पुलिस भी तो हमारे बीच से लोग जा रहे हैं ना, फिर वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उनको भी हम मतलब एकदम से क्या बोलते रिजेक्ट नहीं कर सकते। वहां पे पहुंचे उनके रीजन को भी समझे कि ये ऐसे क्यों हो गए यार। हमारे बीच से कोई लड़का तैयारी करके क्रैक करके वहां पहुंचता है, इतनी क्रूरता कर रहे हैं वो, मतलब आप देखो ना वो। और जो उसमें दिखाया फिल्म में मुझे लगता है सारा सच है, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसीलिए आपका दिल और बैठ जाता है कि यार इस लेवल की सच्चाई अभी है। मतलब भले वो फिल्म 20 साल पहले की बता रहे हैं, बट अभी भी है वो, खास करके। और एक जो पावर का ईगो है अपने यहाँ ना, पता नहीं वो किस तरह की स्टडी में है कि मतलब आपके पावर आ गया, ऐसा लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से, लेकिन हाँ ये ऐसी फिल्मों से बात ये चर्चा होती है
इससे थोड़ी उम्मीद बनती है, धीरे धीरे कुछ तो हो सकता है, कुछ बदलाव आएगा। और सर ने वो बात बोली ना कि फॉरेन में पुलिस को देख के मतलब डर नहीं है, कितनी सच्ची ऑब्जर्वेशन है वो। यहाँ पे आदमी ने कुछ भी नहीं किया हो, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया हो, सड़क से जा रहा हो, सामने से पुलिस वाला आ रहा है ना, ऑटोमेटिक थोड़ा सीधा होकर चलने लगता है, पता नहीं किस बात पे क्या पूछ लेगा वो। मतलब एक ऐसा माहौल ही बन गया है। जी रोहन जी, तो ये मुझे लगता है कि जी यही है जो सब कुछ बदलना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में जो है ये कहीं ना कहीं कारगर होंगी इन सब उद्देश्यों में। तो पंकज जी, वन लास्ट फाइनल वर्ड फ्रॉम यू, मैं उसके बाद इस मीटिंग को हम लोग वाइंड अप करते हैं। जी, मेरा तो बस यही कहना, मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा था कि इस तरह की फिल्में बनना बहुत जरूरी है। और मेरा उसमें उद्देश्य यह है कि जो हाशिए पर पड़े हीरो हैं, जो चुपचाप रह के पूरे जीवन में, आप देखिए ना, एक वकील जिसने करीब 700 केस लड़े, करीब 700 आदिवासी मामलों में लोगों को बचाया, उनको छुड़वाया, जो उनको अत्याचार हो रहे थे उनसे बचाया, वो बाद में मद्रास हाईकोर्ट का जज भी बना। उसको हम जान तब पा रहे हैं जब उसके ऊपर एक फिल्म बनी। उस व्यक्ति ने इसी देश में रहते हुए अपना पूरा जीवन होम सामाजिक सेवा के लिए होम कर दिया। उसके बारे में उत्तर भारत का कोई आदमी न आज जान पाता, न 100 साल बाद जान पाता, अगर ये फिल्म नहीं बनी होती। तो फिल्म मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए कि साल में अगर 10 फिल्में बना रहे हैं, 5 फिल्म बना रहे हैं, तो एक फिल्म ऐसी जरूर बनाए जिसमें एक व्यक्ति का ऐसा हीरोइक वर्क हो जिसके बारे में किसी को आज तक पता नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना। जी पंकज जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला और इतनी अच्छी हम लोगों ने चर्चा करी है। अरुण जी, हिमांशु जी, प्रतिमा जी, नरसिमन, रोहन जी, आप सबका धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई फिल्म की चर्चा के साथ। तब तक नमस्कार। तो दोस्तों, होप यू हैव एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन ऑन जय भीम। मिलते हैं जल्द ही किसी नए फिल्म के चर्चा के साथ फिल्म की बात के अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाजत अपने रेडियो साथी सुशील को। नमस्कार।